एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस इन एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस 8:30 बज चुका है और 8:30 बजे डेली लगाते हो आप लोग एक सेट, ठीक है, जिसमें होते हैं 100 क्वेश्चंस। तो आज हम लोग एक और सेट इसमें करने जा रहे हैं, तो जल्दी से आप सभी आ जाओ क्योंकि ये सेट आपके बिहार ईएसआई एग्जाम जो होने वाला है और बिहार एसआई जो मेंस होने वाला है उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और कोई भी एग्जाम जहाँ पे भी जीके पूछा जाएगा उन सभी एग्जाम के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी लाइव आ जाओ, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिम का पूर्ण रूप क्या है। सिम SIM इसका पूर्ण रूप क्या है जो आप यूज करते हो। इसका पूर्ण रूप है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सन 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त साइमन कमीशन का सरकारी नाम क्या था। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। 1927 में ब्रिटिश कमीशन जो भारत आने के लिए नियुक्त हुआ था उसका सरकारी नाम क्या था। तो उसका सरकारी नाम था इंडियन स्टेचुअरी कमीशन, ठीक है। इंडियन स्टेचुअरी कमीशन ये नाम था। 8 नवंबर, आप डेट भी याद रखो, 8 नवंबर 1927 इसको गठित किया गया। और कहाँ इसका गठन हुआ? इसका गठन हुआ था इंग्लैंड में, ठीक है। अच्छा, इसके गठन के टाइम में, साइमन कमीशन के गठन के टाइम में ब्रिटेन के पीएम कौन थे? ये थे स्टैनले बाल्डवी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, कौन थे ब्रिटेन के पीएम? स्टैनले बाल्डवी, ठीक है। अगला पॉइंट जो आपको यहाँ से नोट डाउन करना है वो है कि इसमें कितने सदस्य थे। इसमें टोटल 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन, इनके सहित 7 सदस्य इसमें टोटल था, ठीक है। और इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके कारण से भारत में इसका विरोध हुआ और इसी कारण से इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट, एक और पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है कि भारत ये कब पहुंचा। तो 1928 में यह भारत पहुंचा, 3 फरवरी को, 3 फरवरी 1928 को यह भारत पहुंचा। आगे आपको याद रखना है कि 30 अक्टूबर 1928, ठीक है। फरवरी में यह आया और अक्टूबर में इसका विरोध चालू हुआ और इसी विरोध में, विरोध तो देखो हो ही रहा था लेकिन प्रदर्शन बहुत बोल सकते हो ना, बहुत सीवियर प्रदर्शन चालू हुआ और 30 अक्टूबर 1928 को ही लाला लाजपत राय को पुलिस की लाठी पड़ी, जिसमें उनको गंभीर चोटें आई और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट है जिस दिन लाला लाजपत राय को लाठी पड़ा था, ठीक है। ये सारे एक सर्कमस्टांसेस तैयार करते हैं किस चीज के लिए? साइमन कमीशन को वापस जाने पर मजबूर करने के लिए, ठीक है। अच्छा, यहां से एक और चीज याद रखना है कि भारत में तो मैक्सिमम जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह जो भी थे सबने विरोध किया, लेकिन 2 ऐसा पार्टी था जिसने विरोध नहीं किया। ये जो बीपीएससी वाले स्टूडेंट जो देखते हो उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि 2 दल ऐसा था जिसने विरोध नहीं किया। वो है जस्टिस पार्टी, ठीक है, जस्टिस पार्टी, और दूसरा है पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, ठीक है, पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो 2 ऐसे पार्टी जिसने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया, वो है जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। अच्छा, एक और चीज आपको याद रखना है, साइमन कमीशन का रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ? 1930 में। 27 से 30 तक का सारा कहानी आपको मैंने बता दिया। आई होप कि इससे बाहर अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चट्टान काटकर बनाया हुआ कैलाश का सुप्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित स्थान पर है। चट्टान को काटकर बनाया हुआ कैलाश का मंदिर ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है एलोरा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर को गोली मारकर हत्या कर दी। तो जनरल डायर की हत्या किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी किसके द्वारा? उधम सिंह के द्वारा। कब किया गया था? 1940 में, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला हत्याकांड हुआ था। इसका जिम्मेवार जो उधम सिंह मानते थे वो जनरल डायर को मानते थे, इसी कारण से ये इंग्लैंड तक पहुंच गए उनको मारने के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किनसे की जाती है? किससे की जाती है? ये की जाती है बिस्मार्क से। किससे की जाती है? बिस्मार्क से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश को पैगोडा की भूमि कहा जाता है? पैगोडा की भूमि किस देश को कहते हैं? ये कहते हैं म्यांमार को। किसको कहते हैं पैगोडा की भूमि? म्यांमार को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यों की कौन सी जोड़ी ऐसी है जिनकी सीमाएं नेपाल और भूटान दोनों से मिलती है? नेपाल और भूटान दोनों से मिलने वाले राज्यों का समूह आपको बताना है। कौन सा है? देखो मैं बार बार बोलता हूँ, ये सारी चीजें आपका मैप से ही क्लियर होगा। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैप का क्लास स्टार्ट करने के लिए, तो टाइम में एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हो पाया तो उसका भी क्लास में स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो नेपाल और भूटान, तो ये जो राज्य का दिया हुआ है कलेक्शन, इसमें से बताओ किसका
मिलता है बाउंड्री, ये आपका सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल का सीमा नेपाल और भूटान दोनों देशों से मिलता है। देखो अगर कुछ और राज्यों के बारे में अगर बताऊं, पाकिस्तान से आपका पूछा जाता है बार बार, ठीक है, और म्यांमार से आपका पूछा जाता है, चीन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, बांग्लादेश के बारे में पूछा जाता है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप याद रखो तो आपका एग्जाम में बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं पाकिस्तान का अगर बात करूँ तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन सब का सीमा मिलता है। ठीक है, कौन कौन सा हो गया, जम्मू कश्मीर, गुजरात, ठीक है, पंजाब और राजस्थान। ठीक है, इसके बाद अगर मैं म्यांमार का बात करूं तो म्यांमार में आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब हो गया म्यांमार। तो म्यांमार में देखो 2 M है, ठीक है, और M N दोनों साथ में, 2 M, मिजोरम और मणिपुर हो गया, N से नागालैंड हो गया और अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया म्यांमार। और इसके बाद अगर बांग्लादेश से बात करें तो इसमें भी है आपका मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ठीक है, और पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। तो ये सारे हैं जिसका बांग्लादेश से, तो बंगाल वेस्ट बंगाल, बंगाल वेस्ट बंगाल यहाँ से मैच कर लोगे। ठीक है, लेकिन याद रखना म्यांमार से जो है वह आपका 2 MM जो है वो मणिपुर और मिजोरम है, मेघालय नहीं है। ठीक है, मणि के पास मेघ नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, तो देखो कुछ लॉजिक अपना लगाओ और याद रखो, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से आसान सारे क्वेश्चन बनते हैं लेकिन सबके लिए आसान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, कालाहारी रेगिस्तान निम्नलिखित देश में से है। कालाहारी रेगिस्तान किस देश में है? तो कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? यह है बोत्सवाना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन शब्द का क्या अर्थ है? स्टैगफ्लेशन शब्द का क्या अर्थ है? स्टैगफ्लेशन शब्द जल्दी बताओ क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है उच्च बेरोजगारी तथा उपभोक्ता मांग में अंतर न होने के साथ साथ उच्च स्फीति दर। ठीक है, देखो एक ऐसा कंडीशन, ये आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, एक ऐसा कंडीशन जहां पे आपका इन्फ्लेशन भी हो और बेरोजगारी भी हो, ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। ठीक है, जिसको भी थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का नॉलेज है उनको ये पता होगा कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रोजगार बढ़ता है, क्योंकि मार्केट में बहुत अधिक पैसे हैं तो आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ साथ रोजगार बढ़ता है, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ साथ अगर बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़े, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। ये एक ही इकोनॉमी में एक ही साथ हो सकता है अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसद में विधेयक आमतौर पर इस समय पेश किए जाते हैं। संसद में विधेयक कब पेश किए जाते हैं? तो संसद में विधेयक आमतौर पर पेश किए जाते हैं दिन के लिए भोजनावकाश के तुरंत बाद। ठीक है, जो लंच टाइम होता है इसके तुरंत बाद होता है विधेयक पेश। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी निम्नलिखित द्वारा दी गई है। स्वतंत्रता का अधिकार का गारंटी किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है अनुच्छेद 19 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा निदेशक सिद्धांत मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था किंतु 42वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो कौन सा वो नीति निदेशक तत्व है? तो वो कौन सा है? वो है आपका मुफ्त कानूनी सहायता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के महालेखा परीक्षक और लेखा नियंत्रक निम्नलिखित के लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करते हैं। तो किन के लिए ये कार्य करते हैं? ये करते हैं संघ और राज्य सरकारों के लिए। अगला क्वेश्चन है, इंद्र नाम है। तो इंद्र किस चीज का नाम है? ऑप्शन देखो और आंसर करो। इंद्र क्या है? एक मिसाइल है, पायलट रहित यान है, रडार है या युद्धक टैंक है? तो इंद्र एक रडार है। ठीक है, किस चीज का नाम है इंद्र? इंद्र एक रडार है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों के झंडे में हरा वृत्त यानी ग्रीनिंग जो रहता है वह किस महाद्वीप का प्रतीक है? यानी ग्रीन जो सर्कल रहता है वह किस महाद्वीप का प्रतीक है, ये आपको बताना है। तो किस महाद्वीप का प्रतीक है? वह है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, कौन कौन सा उसमें कलर रहता है? आप देखते हो ओलंपिक में कितने रिंग्स होते हैं? सबसे पहले तो यही आपको पूछा जाता है, कितने रिंग्स होते हैं? टोटल 5 रिंग्स होते हैं। ठीक है, 5 रिंग्स अलग अलग कलर के। अब आपको ये बताना है कौन कौन सा महाद्वीप का रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहले अगर मैं येलो का बात करूं यानी पीला रंग का, तो पीला रंग एशिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद मैं ब्लू का अगर बात करूं यानी नीला रंग का, तो नीला रंग किसको रिप्रेजेंट करता है? यूरोप को करता है। ब्लैक का अगर मैं बात करूं तो ब्लैक किसको रिप्रेजेंट करता है? ब्लैक अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सॉरी अफ्रीका को, अमेरिका नहीं अफ्रीका को, ब्लैक अफ्रीका को करता है। और ग्रीन का अगर बात करूं तो ग्रीन अभी मैंने बताया ये ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक और बच क्या गया? अमेरिका। तो रेड कलर का अगर मैं बात करूं तो रेड अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं।
अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? जरी कलम या जड़ी कलम भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको। ये सम्मान दिया गया था मोहम्मद हुसैन को। ठीक है, देखो यहाँ से दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूँ, इसको याद रखना। एक है जरी कलम जो आपके क्वेश्चन में है, दूसरा है सिरी कलम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना मत इसको, सिरी कलम। ठीक है, तो ये जरी कलम तो आपने देखा मोहम्मद हुसैन को, लेकिन सिरी कलम का उपाधि किसको दिया गया था? ये दिया गया था अब्दुस सम्मद को। किसको दिया गया था? अब्दुस सम्मद। ठीक है, ये मोहम्मद हुसैन का पूरा नाम है मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। तो कभी कभी आपको कंफ्यूज हो सकते हैं आप, अगर कश्मीरी आ जाए तो याद रखना मोहम्मद हुसैन कश्मीरी नाम है इनका। ठीक है, कश्मीरी को जड़ी कलम। अच्छा, याद कैसे रखोगे आप देखो कश्मीरी चादर वगैरह जो होता है बहुत ही फेमस है, और उसमें बहुत ज्यादा जड़ी यानी वर्क किया हुआ रहता है, तो आप याद रखना जड़ी कश्मीरी। ठीक है, मोहम्मद हुसैन जरी कलम और अब्दुल सम्मद कौन सा? सिरी कलम। ठीक है, अब आप कंफ्यूज शायद नहीं हो गए एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथ सम्राट हर्ष की रचना नहीं है? तो सम्राट हर्ष की रचना बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है। ठीक है, 3 बुक है जो इन्होंने लिखा है, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। तो कौन सा बुक है जो इन्होंने नहीं लिखा है? वो है लीलावती। ठीक है, कोई भी बुक आपको रहे, आपको यही याद रखना है, 3 बुक इन्होंने लिखा है, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। ठीक है, और लीलावती जो यहाँ आपका आया हुआ है, लीलावती के रचयिता कौन है? ये है भास्कराचार्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा था? हुनों के आक्रमणों का सामना किस वंश के शासकों ने किया था? किसने किया था? ये किया था गुप्तों ने। ठीक है, गुप्त के टाइम में हुनों ने आक्रमण किया था, और गुप्त वंश में भी अगर पूछा जाए कि किसके टाइम में, तो ये हो जाएगा स्कंद गुप्त। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कौन सा गुप्त शासक है वो? स्कंद गुप्त। और दोनों में विजयी कौन रहा? हुन और स्कंद गुप्त के बीच में, तो स्कंद गुप्त विजयी रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये हुई थी कालिंजर में। ठीक है, और कैसे हुई थी? अगर आपको स्टोरी याद हो तो आप आसानी से इसको याद रख पाओगे। ठीक है, शेरशाह सूरी जो कालिंजर का किला है, ठीक है, वहीं पे बॉम्बार्डिंग करते हुए इनका जो बॉम्ब था वो रिफ्लेक्ट करके इन्हीं को लग गया और इनका मृत्यु हो गया। ठीक है, उसका नाम क्या था? उसका नाम था उक्का। ठीक है, उक्का नामक एक अग्नेयास्त्र कहीं लिखा हुआ मिलेगा। अग्नेयास्त्र मतलब वही हुआ आगिन फेंकने वाला, तो इसीलिए मैंने बोल दिया बॉम्बार्डिंग कर रहे थे। ठीक है, बॉम्ब दीवार से रिफ्लेक्ट होके इन्हीं को लग गया। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग सा इनका मौत था, उनके लिए तो नहीं, हमारे लिए जरूर। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के पश्चात गांधी जी ने किस कार्यक्रम को महत्व दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ था, ठीक है, ये असफल हो गया। इसके बाद इन्होंने रचनात्मक कार्यों पर ध्यान लगाया था। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय विकिरण से मानव शरीर के किस भाग पर सबसे पहले प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? तो न्यूक्लियर रेडिएशन से सबसे पहले प्रतिकूल प्रभाव हमारे स्किन पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है? यानी किस विद्युत चुंबकीय तरंग की सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य होती है? इन चारों ऑप्शन में से आपका आंसर क्या होगा? ये होगा अवरक्त किरण। ठीक है, और सबसे कम यहाँ पे किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा गामा किरण का। अगला क्वेश्चन है, U-235-92 नाभिक में है, तो U-235-92 इस तरह से जो हम लोग लिखते हैं, इसमें से नाभिक में है, यानी इसके न्यूक्लियस में क्या क्या होता है ये आपको बताना है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से आपका थोड़ा सा जो केमिस्ट्री का एक चीज़ है वो क्लियर हो जाएगा। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को हम लिखते कैसे हैं और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? सबसे पहले सही आंसर बताओ क्या होगा? सही आंसर होगा, इसमें 92 प्रोटॉन है और 143 न्यूट्रॉन हैं। अब कैसे यहाँ से निकाल कैसे सकते हो? देखो, या ऊपर पे जो लिखते हैं ये होता है एटॉमिक मास, और नीचे जो लिखते हैं ये होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। क्लियर है? तो यहाँ से तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया 92। ठीक है, और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन का सिर्फ बात होता तो 92 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी आपका सही होता है। ठीक है, लेकिन इस रिप्रेजेंटेशन से आपको पता चल गया 92 प्रोटॉन है। अब न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? तो एटॉमिक मास में अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन आप घटा दो, ठीक है, तो आपका मिल जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या हो गया 143, 235 माइनस 92 143। ठीक है, तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रंगीन टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग किन प्रकाश रंगों के मिश्रण से प्रदर्शित होता है? तो जो प्राइमरी कलर है लाल, हरा और नीला, इसी से हमें अलग अलग कलर्स दिखाई देता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है, तो इन चारों ऑप्शन में से बताओ लीस्ट कार्बन कंटेंट किस में होता है?
तो बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि स्टील में यानी इस्पात में सबसे कम कार्बन होता है, लेकिन आपका आंसर गलत है। सबसे कम कार्बन जो है वो पीटवा लोहा या रॉट आयरन में होता है, ठीक है। इसमें कार्बन की मात्रा 0.08% से हमेशा कम होता है, ठीक है। लेकिन आपका स्टील जो है इसमें कार्बन की मात्रा 0.05% से लेकर 0.25% तक हो सकता है, क्योंकि कठोर बनाने के लिए हम लोग उसमें कार्बन मिलाते हैं। और जो आपका कास्ट आयरन है इसमें कार्बन की मात्रा 4% तक हो सकता है, 2 से 4% तक, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पीटवा लोहा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? हाइड्रोजन के टोटल 3 समस्थानिक हैं। कितने समस्थानिक हैं? 3। कौन कौन सा वो समस्थानिक है, कोई मुझे कमेंट में बता सकते हो? हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से हैं? तो देखो हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये 3 समस्थानिक हैं हाइड्रोजन के। अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सी प्रोटीन जिम्मेवार है? तो कौन सी प्रोटीन जिम्मेवार है? आसान सा क्वेश्चन है, यह है आपका फाइब्रिनोजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जम्मू और कश्मीर की राजभाषा या कार्यालयीय भाषा कौन सी है? तो जम्मू और कश्मीर जब राज्य था तभी भी और अभी भी वहाँ की जो कार्यालय भाषा है वो है उर्दू। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपाधियों संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की थी? तो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत पद्मश्री और भारत रत्न का पुरस्कार दिया जाता है? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 18, ठीक है। अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है? देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है। अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि उपाधियों का अंत, और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसके तहत उपाधि दिया जाता है, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टिंग हो गया, ठीक है। लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि उपाधियों का अंत मतलब हुआ कि शिक्षा और सेना को छोड़कर रेस्ट जितने भी उपाधि उस वक्त हुआ करते थे वो सब अंत कर दिया गया है, ठीक है। उसके तहत ये भारत रत्न, पद्मश्री, ये सब को अंत नहीं किया गया था, ये सब अभी भी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? तो मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है? मौलिक अधिकारों में संसद के द्वारा संशोधन किया जा सकता है, ठीक है, और किया भी गया है। पहले मौलिक अधिकार 7 हुआ करते थे और अब 6 है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई है? तो संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था की गई है? ये की गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, ठीक है। यह है भाग 4 और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसमें इंक्लूड किया गया है और ये लिया गया है आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन है जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? तो अगर संयुक्त बैठक हुआ है तो निर्णय साधारण बहुमत से लिया जाता है। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आसान है पर आंसर आप गलत कर बैठते हो। बहुत लोग 2/3 बहुमत मार देते हैं, लेकिन इसमें साधारण बहुमत से ही फैसला लिया जाता है। और किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त बैठक बुलाया जाता है? ये बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस बेसिस पे की गई है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस बेसिस पे की है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? तो लैगून कौन सा नहीं है इन चारों ऑप्शन में से? जल्दी बताओ लैगून कौन सा नहीं है? ये है पेरियार झील, ठीक है। अष्टमुडी झील, चिल्का झील और पुलिकट झील, ये सभी लैगून झील है, लेकिन पेरियार झील लैगून झील नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये झीलें हैं कहाँ कहाँ? आपका अष्टमुडी झील ये है केरल में, चिल्का झील उड़ीसा में, पेरियार झील केरल में और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये सारे झील कहाँ कहाँ है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री ये थी नरगिस दत्त, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आसान सा क्वेश्चन है, ये थे JB कृपलानी। ठीक है, लेकिन और भी कुछ चीजें हैं जिसको आपको याद रखना है। जैसे भारत के विभाजन के समय तो अध्यक्ष हो गया, ठीक है, भारत का विभाजन 15 अगस्त 1947 को हुआ, लेकिन किस योजना के तहत इसका विभाजन किया गया था? तो कौन सा योजना था वो था माउंटबेटन योजना। ठीक है, माउंटबेटन ने 3 जून 1947, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट, याद रखना, अभी पता चल जाएगा क्यों इंपॉर्टेंट है। 3 जून 1947 को ये अनाउंस किया कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा। ठीक है, और फाइनली 15 अगस्त 1947 को विभाजित हो गया। लेकिन इस 3 जून का इतना इंपॉर्टेंस है कि माउंटबेटन योजना को कई बार 3 जून योजना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 3 जून योजना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस योजना के तहत हुआ, वहां आपको माउंटबेटन योजना नहीं मिलेगा, वहां क्या मिलेगा? 3 जून योजना। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए याद रखना कब अनाउंस किया गया था? 3 जून 1947 को। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो किस भक्ति संत ने सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया अपने प्रचार के लिए? तो यह है रामानंद। ठीक है, कौन है? रामानंद। ठीक है, और कबीर किसके गुरु थे? कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के टोटल 12 शिष्य हुए, उसमें से कबीर एक था, बहुत ही फेमस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य की भाषा कौन सी थी? संगम साहित्य की भाषा, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, संगम साहित्य की भाषा तमिल थी। आसान है। ठीक है, तेलुगु और तमिल में बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो याद रखना तमिल थी, तेलुगु नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, हर्ष किस राजवंश से संबंधित है? हर्ष या हर्षवर्धन यह किस राजवंश से संबंधित है? यह संबंधित है पुष्यभूति से। ठीक है, बहुत लोग पुष्यमित्र से कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक था। ठीक है, और ये कोई वंश नहीं था, लेकिन पुष्यभूति वंश, इसके संस्थापक कौन थे? किसी को पता है? जल्दी से कमेंट में आंसर करो। पुष्यभूति वंश के संस्थापक, इसके संस्थापक थे नरवर्धन। ठीक है, और इसी वंश के राजा हुए आपके हर्ष। हर्ष कब गद्दी पर बैठे? तो हर्ष 606 ईस्वी में। ठीक है, 606 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा, और इसने टोटल इसकी जो उम्र थी जब इसने शासन किया, तो उस वक्त इसकी उम्र थी 16 वर्ष। ठीक है, अच्छा, हर्ष की राजधानी भी आपसे पूछी जाती है, क्योंकि इसने राजधानी चेंज किया था। तो हर्षवर्धन का प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर था, लेकिन बाद में इसने कहाँ स्थापित किया? कन्नौज में। ठीक है, और बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का कवि था। और हर्षचरित किसने लिखा है? तो ये बाणभट्ट ने ही लिखा है। ये सारे क्वेश्चन आप याद रखना। और इसके टाइम में कौन सा चीनी यात्री आया था? आप सभी को पता ही होगा, वेनसांग हर्षवर्धन के टाइम में आया था। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया? एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया गया था कृष्ण प्रथम के द्वारा। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? ये भी आपसे पूछा जाता है। तो इसका संस्थापक है दंती दुर्ग। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी मानिकखेड़। ठीक है, देखो बीच बीच में जो आ रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर मुझे याद आ जाता है कि बता दूं तो बता देता हूँ। ठीक है, इसको याद करते जाना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान सारे क्वेश्चंस हैं, और एग्जाम में आप आसानी से मार्क्स यहाँ से उठा सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा है? तो रखा गया था। ठीक है, रखा है नहीं। ठीक है, मोर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया था, और इसको रखा गया था दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। ठीक है, कहाँ रखा गया था? दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। ठीक है, और इसको लेकर कौन गया? 1739 में नादिर शाह ने अटैक किया, और मोर सिंहासन भारत से लेकर भाग गया। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के बाद इनमें से कौन गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है? शिवाजी के बाद, शिवाजी तो प्रथम है ही गुरिल्ला विद्या में प्रसिद्ध। ठीक है, लेकिन शिवाजी के बाद किसको माना जाता है? किसको माना जाता है? ये है बाजीराव प्रथम। अगला क्वेश्चन है, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। क्यों समताप मंडल को जेट विमानों के लिए आदर्श माना जाता है? जल्दी बताओ, क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण है, यह इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है। सबसे बड़ा मेजर कारण इसका यही है। अगला क्वेश्चन है, संसार में पारे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? पारे का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो पारे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है स्पेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कपास का रेशा पौधे के डैश से प्राप्त किया जाता है? तो कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो ये किया जाता है पौधे के फल से। अगला क्वेश्चन है, भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु कौन सा है? तो उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु भारत में कौन सा है?
ये है आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, आपका सही आंसर होगा सी। आप जानते हो अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार कितना होता है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, और देशांतरीय विस्तार क्या होता है? देशांतरीय विस्तार होता है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, ईस्ट, इसमें ईस्ट होगा, उसमें नॉर्थ होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? ग्रीष्मकालीन मानसून सर्वप्रथम किस क्षेत्र में पहुंचता है? तो किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले पहुंचता है? ये पहुंचता है पश्चिमी घाट में। ठीक है, ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले पश्चिमी घाट में पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी की अधिक जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? कौन सी मिट्टी है? पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, ये मिट्टी है आपकी काली मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके काल में हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके काल में हुई? अब देखो, शाहजहां के काल में, रंजीत सिंह के काल में, जहांगीर के काल में, इनमें से किसी के काल में नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से किसी के काल में नहीं। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई, और 1600 ईस्वी में कौन था शासक? 1600 ईस्वी में अकबर शासक था। तो आपको ध्यान से आंसर करना होता है। बहुत लोग इसमें जहांगीर भी सोच लेते हैं, क्योंकि जहांगीर के काल में आपका क्या हुआ? बिजनेस आगे बढ़ा, लेकिन आपको वो नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता हुआ था, तो शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के साथ सही अर्थों में भारत में मुगल साम्राज्य प्रारंभ हुआ? अब देखो, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर होगा आपका पानीपत का दूसरा युद्ध। अब बहुतों को लग रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध होगा, तो बिल्कुल सही। मुगल वंश की स्थापना जो हुई वो पानीपत के प्रथम युद्ध से हुआ। ठीक है, कब? 1526 ईस्वी में। लेकिन आप सभी को पता है 1526 से लेकर 30 तक कौन रहा? यहाँ बाबर रहे। उसके बाद फिर हुमायूं आ गया। हुमायूं ने कुछ सालों तक शासन किया। उसके बाद फिर क्या हुआ? 39 में हुमायूं का शासन खत्म हो गया, और 40 से लेकर आपके 55 तक, ठीक है, 40 से लेकर 55 तक यहाँ पे शासन किसका रहा? शेरशाह सूरी का। यानी हुमायूं ने निर्वासित जीवन जिया था। फिर हुमायूं वापस आया 55 में। ठीक है, लेकिन उस वक्त कुछ ही भाग को इसने जीता। ठीक है, जिसके कारण से ये थोड़ा सा स्टेबल हो पाया, जिसको सरहिंद का युद्ध कहते हैं, 55 में हुआ। उसके बाद 56 में, ठीक है, 1556 ईस्वी में जब पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, उसके बाद से लेकर जब तक मुगल वंश रहा, तब तक एक सही मायने में और मजबूत शासन की स्थापना हो पाई थी। ठीक है, इस कारण से आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, सही अर्थों में। तो यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा पानीपत की दूसरी लड़ाई। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कुतुब मीनार का निर्माण नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए आपका आंसर इल्तुतमिश नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण, इसको करवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, और कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो देखो, इसकी शुरुआत की गई थी 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, और इसको पूरा किसने किया? इसको पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, और इसके बाद इसमें कुछ रिपेयरिंग भी बाद में आपसे पूछा जाता है। अच्छा, ये बनी किस चीज़ की है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये बनी है ईंटों से। ठीक है, ईंट की यह विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ताना भगत का विद्रोह निम्नलिखित में से किन आदिवासियों से संबंधित है? ताना भगत विद्रोह किन आदिवासियों से संबंधित है? किन आदिवासियों से संबंधित है? ये उरांव जाति से संबंधित है। ठीक है, अच्छा, उरांव जनजाति यह कहाँ से संबंधित था? ये संबंधित बिहार से था। ठीक है, बिहार उस वक्त झारखंड का पार्ट, अभी जो आपके झारखंड का छोटा नागपुर पार्ट है, वो उस वक्त बिहार में हुआ करता था। और ये ताना भगत आंदोलन जो हुआ था, ताना भगत विद्रोह जो हुआ था, ये 1914 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसके जो प्रणेता थे वो थे कौन? जतरा भगत। ठीक है, कौन थे? जतरा भगत। ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है, 1914 से लेकर 1919 तक ये आंदोलन जो है वो चला था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? तो कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है, कौन सा ऐसा संस्था है, या कौन ऐसा शख्स है भारत में जो मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है? तो मूल अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? यहाँ के राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वह मूल अधिकारों को निलंबित कर दे राष्ट्रपति शासन के दौरान।
अगला क्वेश्चन है, सांसदों के योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है? सांसदों के योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है निर्वाचन आयोग के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है भारत की? तो ये है आपकी हिमालय। ठीक है, और सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना है अरावली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? अखिल भारतीय सेवा कौन सी सेवा नहीं है? तो यह है आपका IJS। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत 3 सेवाएं आती है। ठीक है, उसमें से आपका है IS, IPS और IAFS। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भारतीय न्यायिक सेवा यानी IJS, इंडियन जुडिशियल सर्विसेज, ये नहीं आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक कार्बन युक्त लोहा है? तो सबसे कम कार्बन युक्त लोहा भी मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले सेट में। अभी आपको बताना है सबसे अधिक कार्बन युक्त लोहा कौन सी है। जल्दी बताओ कौन सी लोहा है वो लोहा है ढलवां लोहा। ठीक है, मैंने उस दिन में बताया था आपको कि पीटवां लोहा में सबसे कम कार्बन है और ढलवां लोहा में सबसे अधिक, लगभग 4% के आसपास, 2 से 4% के आसपास कार्बन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक एवं सहसंयोजक बंधन का उदाहरण है? यानी आयनिक बॉन्ड भी है और कोवेलेंट बॉन्ड भी है। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा एक एग्जाम्पल है? जल्दी बताओ कौन सा एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है आपका NaOH। ठीक है, NaOH, इसमें आयनिक बॉन्ड भी पाया जाता है और कोवेलेंट बॉन्ड भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी देश द्वारा आयातों पर लगाया गया कर कहलाता है? किसी देश के द्वारा जो आयात किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, उस पर लगाया गया कर क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है टैरिफ। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में होता है? तो शुष्क सेल यानी ड्राई सेल में क्या होता है? तो ड्राई सेल में क्या होता है? ये होता है अमोनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा विक्षेपण यानी डिस्पर्सन में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो विचलन सबसे अधिक किस रंग का होता है डिस्पर्सन में? तो किस रंग का होता है? ये होता है बैगनी कलर का। ठीक है, यानी वॉयलेट। और सबसे कम किसका होता है? ये होता है लाल कलर यानी रेड का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अस्थायी कण कौन सा है? एक अस्थायी कण कौन सा है? इनमें से एक अस्थायी कण ये है आपका न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण और न्यूट्रॉन, इन सब में से अस्थायी कण है न्यूट्रॉन। पर देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, न्यूट्रॉन अगर न्यूक्लियस में है, ठीक है, न्यूक्लियस में है यानी प्रोटॉन के साथ है, तो ये स्टेबल रहता है। लेकिन जैसे ही ये न्यूक्लियस से बाहर आएगा, ये बहुत अधिक यानी हाईली अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऊर्जा यानी एनर्जी का मात्रक इनमें से कौन नहीं है? 4 ऑप्शन में से। तो ये आपका वाट, ठीक है, अर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल, ये सभी ऊर्जा का मात्रक है, लेकिन वाट जो है वह ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विमान सेवा का क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विमान सेवा का नाम क्या है? यह है क्वेंटॉस। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विमान सेवा का नाम है क्वेंटॉस। और ऑस्ट्रेलिया की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? यह है AAP। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हैंडबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? हैंडबॉल के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 12। ठीक है, अच्छा, कुछ और खेल है जिसका आपसे बार बार पूछा जाता है। हैंडबॉल जैसे यहाँ आपने देखा 12 है, उसी तरह से कबड्डी पूछा जाता है, कबड्डी में होता है 7। ठीक है, बेसबॉल में 9। ठीक है, और फुटबॉल में अगर पूछा जाए तो 11, लेकिन रग्बी फुटबॉल में अगर पूछा जाए तो 15। ठीक है, और पोलो में अगर पूछा जाए तो पोलो में 4। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारतवर्ष की देन है? संसदीय कार्यविधि जो भारत ने दिया है वह है शून्यकाल यानी 0 आवर। अगला क्वेश्चन है, श्रेष्ठ कृति द लास्ट सपर की चित्रकारी किसने की? इससे टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही नहीं सकता है, ये टफेस्ट क्वेश्चन है। कौन है वो है लियोनार्डो दा विंसी। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये स्थित है वियना में। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये स्थित है वियना में। अगला क्वेश्चन है, पेशवा वंश की स्थापना की थी? तो पेशवा वंश की स्थापना किसने की थी? पेशवा वंश की स्थापना की गई थी बालाजी विश्वनाथ के द्वारा। ठीक है,
बालाजी विश्वनाथ, जो बालाजी बाजीराव के पिताजी हुए, उन्होंने ही पेशवा वंश की स्थापना की थी और प्रथम पेशवा भी यही थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में गन्ने की सर्वोच्च उत्पादकता है। तो भारत में गन्ने की सर्वोच्च उत्पादकता कहाँ है? तो भारत में गन्ने की सर्वोच्च उत्पादकता है यूपी में, ठीक है। लेकिन यूपी तो आपके ऑप्शन में है ही नहीं, तो जो सेकंड पोजीशन पे वो हो जाएगा आपका आंसर, यानी महाराष्ट्र, ठीक है। आपका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, जैन और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी? तो जैन और बौद्ध धर्म में समानता पूछा जा रहा है। क्या था समानता? ये देखो, आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास रखना, वेदों को दैवीय रचना के रूप में स्वीकार करना, जाति प्रथा को मानना और पशु बलि का विरोध। तो बस एक ही चीज दोनों में समान था, पशु बलि का विरोध। अगला क्वेश्चन है, इक्ता का अर्थ क्या है? इक्ता प्रथा किसने चलाया था? इक्ता प्रथा, कोई मुझे कमेंट में बताओ, इक्ता प्रथा किसके द्वारा या इक्तादारी प्रथा किसके द्वारा चलाया गया था? तो इक्तादारी प्रथा इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। लेकिन आपको यहाँ बताना है कि इक्ता का मतलब क्या था। क्या था इक्ता का मतलब? तो इक्ता का मतलब यहाँ पे होता था तनख्वाह के बदले सैनिकों को दिए जाने वाला भू अनुदान, ठीक है। जो सैलरी मिलता है उसके बदले में भू अनुदान दिया जाता था, इसी को बोलते हैं हम लोग इक्तादारी प्रथा। अगला क्वेश्चन है, दुअस्पा सी-अस्पा प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? दुअस्पा और सी-अस्पा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इतिहास से, ठीक है। ये प्रणाली आरंभ की गई थी जहांगीर के द्वारा, ठीक है। और ये संबंधित किस चीज़ से है? दुअस्पा सी-अस्पा, देखो ये जहांगीर के समय में आर्मी से संबंधित था, ठीक है। जिसके पास 2 घोड़े होते थे उसको कहा जाता था दुअस्पा, और जिसके पास 3 घोड़ा होता था उसको कहा जाता था सी-अस्पा, ठीक है। और जिसके पास सिर्फ एक ही घोड़ा होता था उसको यास्पा कहा जाता था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, जहांगीर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, टैगा अथवा कौंधारी वन प्रदेश में मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण मृदा कौन सी है? तो टैगा वन प्रदेश में या कौंधारी वन प्रदेश में कोनिकल फॉरेस्ट जो है वहां पे आपको मिट्टी किस तरह का मिलता है? तो यह है आपका पॉडजॉल मिट्टी। किस तरह का मिट्टी है? पॉडजॉल मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, घाघरा एवं गंडक के दोआब क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? घाघरा और गंडक के दोआब क्षेत्र में आपको बांगर मिट्टी मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन करने वाले जीवों में युग्म उत्पन्न करने के लिए किस विधि से कोशिका का विभाजन होता है? देखो 2 तरह के विभाजन मेनली हैं, ये है माइटोसिस और मियोसिस। ये दोनों आपको आना चाहिए क्योंकि इससे अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका आंसर होगा मियोसिस, ठीक है। देखो माइटोसिस और मियोसिस, माइटोसिस जो है वह सोमैटिक सेल में होता है और मियोसिस जो है वह जनन कोशिका या जर्म सेल में होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें क्लियर है। माइटोसिस में जब डिवीजन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या यानी क्रोमोसोम का नंबर वही रहता है जो ओरिजिनली है, लेकिन मियोसिस में जो गुणसूत्रों की संख्या है वह आधी हो जाती है यानी हाफ हो जाती है। ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट याद रखना कि माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स हैं, ठीक है, या संतान सेल, हिंदी में आपको संतान सेल लिखा रहेगा और इंग्लिश में हम लोग इसको डॉटर सेल बोलते हैं। तो डॉटर सेलों की संख्या जो माइटोसिस में होता है वो होता है 2, क्योंकि क्रोमोसोम वही है, बढ़ गया, ठीक है, तो 2 अलग अलग सेल में बढ़ जाता है। लेकिन मियोसिस में क्या हुआ है? मियोसिस में जो क्रोमोसोमों की संख्या वो आधी हो जाती है और इस कारण से ये 4 भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। कितने भागों में? 4 भागों में। तो ये डॉटर सेलों की संख्या इसमें हो जाती है 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में किस तत्व को कैथोड की तरह इस्तेमाल किया जाता है? शुष्क सेल यानी ड्राई सेल में कैथोड की तरह क्या इस्तेमाल में हम लोग लाते हैं? क्या लाते हैं? हम लोग जिंक को कैथोड की तरह इस्तेमाल में लाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है CSO के द्वारा, ठीक है। केंद्रीय राष्ट्रीय नहीं होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, यानी CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोशिकीय प्राणी है? इसमें से कौन सा एक बहुकोशिकीय प्राणी है? तो यह है आपका स्पॉन्ज। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम रेखा यानी स्नो लाइन स्थित होता है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में स्नो लाइन कहाँ स्थित होता है? तो ध्रुवीय क्षेत्रों में स्नो लाइन समुद्र तल पर स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905। डेट भी आप याद रखना, 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था और इसी दिन बंगाल में क्या मनाया गया था? बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। लेकिन आपसे स्वदेशी आंदोलन के बारे में अगर पूछा जाए तो ये पहले हुआ था 7 अगस्त को, ठीक है, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन टाउन हॉल में
शुरू हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है? सबसे ज्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है, ये आपको बताना है। कौन सा भैंस है वो है भदवारी भैंस। अगला क्वेश्चन है, टीका लगाने के बाद शरीर में किसका निर्माण होता है? तो टीका जो लगाया जाता है उसके बाद शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, तितली यानी स्प्लीन को क्या कहते हैं? तो स्प्लीन को क्या कहा जाता है? किसका कब्रगाह कहा जाता है या शमशान घाट कहा जाता है? तो स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। ठीक है, ये तो आप सभी ने पढ़ा है। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन देखो क्या क्या है, डब्ल्यूबीसी का शमशान घाट, रक्त बैंक और आरबीसी का शमशान घाट। तो इसको दोनों चीज कहा जाता है, ब्लड बैंक भी कहा जाता है और आरबीसी का शमशान घाट भी कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व की पूरी जनसंख्या में भारत की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत की है? तो विश्व की पूरी जनसंख्या के रेस्पेक्ट में भारत की जनसंख्या कितनी है? तो भारत की जनसंख्या 17.5% है। ठीक है, ये 2011 के जनगणना के अनुसार है, लेकिन अभी हो सकता है आपको इसमें अगर 17.5 ना मिले तो 18% भी मिल सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी जनजाति है? जो भी आपके 4 ऑप्शन में है इनमें आपको बताना है। तो ये है आपका गोंड जनजाति। ठीक है, कौन सा है? गोंड जनजाति जो सबसे बड़ी जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाएं जोड़ी गई थी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो कौन सा संविधान संशोधन था? वो था 71वां संविधान संशोधन। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन सा 3 भाषा है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा ग्राम कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? ऊर्जा ग्राम कार्यक्रम की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। और 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? ये थी 1985 से लेकर 90 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पिकिंग किनका पवित्र स्थल है? पिकिंग किनके पवित्र स्थल को कहा जाता है? तो यह है कन्फ्यूशियस का पवित्र स्थल। अगला क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 की स्थापना कब हुई? G7 की स्थापना अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम विकसित इतिहास का खोज किसमें की गई? तो प्राचीन विकसित इतिहास का खोज किसमें किया गया है? ये किया गया है मेंढक में। अगला क्वेश्चन है, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, खाना पकाने वाला जो बर्तन होता है वह किस टाइप का होना चाहिए? तो खाना पकाने का बर्तन किस टाइप का होना चाहिए? ये होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का और निम्न चालकता का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका कारण क्या है? कि विद्युत बल्ब जो है उसका टंगस्टन तो चमकने लगता है लेकिन उसके रास्ते में जो भी वायर आप जोड़ते हो वो शाइन नहीं करता। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि फिलामेंट का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। इस कारण से वहाँ पर वो जाके गर्म होके चमकने लगता है और तार आपका नहीं चमकता है। ठीक है, ओके गाइस, तो ये था आज का आपका टॉप 100 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको सेट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करना और एक लाइक कर दो। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।